वेलकम टू साइंस क्लासेज दोस्तों। तो आज हम 5 जनवरी 2021 का जो एनटीपीसी का क्वेश्चन था, तो उसका 40 का 40 क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 जनवरी जो ये लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है। ये 4 जनवरी नहीं रही है, ये 5 जनवरी का। ये देखिए 5 जनवरी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो ये 5 जनवरी का क्वेश्चन है। और मैं 40 का 40 क्वेश्चन, अब दो चार क्वेश्चन आप शुरू में देखिए। एक क्वेश्चन से मैं आपको इतना सारा क्वेश्चन दूंगा कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन आपको पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मिस कीजिएगा, आप टाइम पास जैसे देखिएगा, तो एग्जाम में भी टाइम पास ही हो जाएगा। आप टाइम पास करते ही रह जाइएगा, जब एग्जाम आ जाएगा मुंह फाड़ दीजिएगा कि अरे अब तो एग्जाम आ गया, अब क्या करूँ अब क्या करूँ। तो अगर सीरियसली एग्जाम को ले रहे हैं तो देखिए, और एक एक क्वेश्चन से मैं सारा पॉइंट बताऊंगा कि एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटे। तो आप एक बार दो चार क्वेश्चन देख के देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो देखिएगा, नहीं लगेगा तो नहीं देखिएगा। मैं ये भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि देना बैंक और विजय बैंक का किस बैंक में विलय हुआ। तो अभी हाल ही में कुछ जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक थे उसका विलय हुआ है, एक बैंक से दूसरे बैंक में विलय कर दिया गया है। जितने छोटे छोटे बैंक थे, तो उसी समय में देना बैंक और विजय बैंक का भी विलय हुआ था। किस बैंक में हुआ था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये आपको याद रखना है, किस बैंक में? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब और देखते हैं कि जैसे देना बैंक और विजय बैंक का तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। अब उसके अलावा और कौन कौन सा बैंक था? तो उसके अलावा पीएनबी में हुआ था। आप लोग नोट कर लीजिएगा, अभी कॉपी और कलम लीजिए और स्टार मार्क बना के सारा नोट कर लीजिए। तो पीएनबी का जो हुआ था ना, पीएनबी था, उसमें हुआ था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये आपको फिर से मैं बता रहा हूँ। पीएनबी में पीएनबी में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया प्लस ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये दोनों का विलय हुआ था। ये आपको लिख लेना है, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके अलावा और एक बैंक हुआ था कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का। केनरा केनरा में प्लस सिंडिकेट, ये हुआ था, ठीक है। केनरा में सिंडिकेट बैंक का हुआ था, ये हो गया। फिर हुआ था यूनियन बैंक जो ऑफ इंडिया है उसमें आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किसका हुआ था? तो आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, ठीक है। कॉरपोरेशन बैंक किसका हुआ था? आप सारा कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगर आपको सच में एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं कि ये आएगा तो यही वाला आएगा, चाहिए नहीं आएगा। आप किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं बार बार जोड़ दे रहा हूँ कि इग्नोर मत कीजिएगा, इग्नोर हो जाइएगा। तो आप लोग लिख लीजिए, यूनियन बैंक में आंध्रा और कॉरपोरेशन, और इंडियन बैंक में इलाहाबाद। ये तो बहुत ही मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन में हुआ था इलाहाबाद बैंक, क्योंकि दोनों बैंक बड़ा बड़ा था और इसको विलय कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव कौन है? बान की मून है। कौन है? बान की मून थे 8वां। और उसके बाद 9वें कौन थे? तो एंटोनियो गुतेरस। तो अभी जो है कौन है? एंटोनियो गुतेरस, और वो 9वें महासचिव है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और वो 2026 तक रहेंगे, ये भी आपको याद रख लेना है कि वो 2026 तक रहेंगे। कौन? तो एंटीनियो एंटीनियो गुतेरस गुतेरस, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको कुछ मैं फैक्ट बताता हूँ। आप कॉपी कलम अगर निकाले हो तो नोट कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सभा की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। और इसका कारण क्या था कि संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने का कारण क्या था? तो उस समय तात्कालिक कारण जो था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसकी शांति। द्वितीय विश्व युद्ध या माहौल बहुत खराब हो चुका था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। सारे देश एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो सबने सोचा कि अब युद्ध तो समाप्त हो गया, अब इसको शांति के लिए किया जाए। तो एक संयुक्त राष्ट्र संघ का बनाया गया। और उस समय उसके में टोटल कितने सदस्य थे? तो उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 51 देश थे। कितने देश थे? 51 देश थे। और जिसमें पाँच पाँच क्या थे? स्थायी सदस्य हैं जो अभी भी हैं। 5 स्थायी सदस्य थे जो अभी भी है, ठीक है। और इसका मुख्यालय तो आपको पता ही होगा कि कहाँ है, तो न्यूयॉर्क है। कहाँ है? न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। और अभी इसमें टोटल देशों की संख्या 193 है। कितनी है? तो 193। टोटल देश 193। और सबसे जो लास्ट देश है वो कौन है? दक्षिणी सूडान है। कौन है? तो दक्षिणी सूडान। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये सारा मैं बता रहा हूँ फैक्ट, से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरा देखिएगा और लगातार अंत तक बने रहिएगा। था प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और कब किया था? तो 1957 में किया था। जब किया था 1957 में, ये देख लीजिए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा, इससे प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था पहला? तो अप्सरा था। कौन था? तो अप्सरा था। तो ये भी आप लोग नोट में करके लिख लीजिएगा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल, चलो ठीक है।
तमिल वर्ष का नव तमिल जो है तमिलनाडु में जो न्यू ईयर आरंभ होता है, जैसे हिंदुओं का न्यू ईयर तो ये 1 जनवरी नहीं है ना। हिंदुओं का न्यू ईयर क्या है, तो अपना जैसे तमिल लोग अपना नव वर्ष मनाते हैं, होता है एक ही दिन है लेकिन सबका नाम अलग अलग है, सब अपने अपने तरीके से मनाते हैं। फसल की जो पहली कटाई होती है, फसल की पहली कटाई को ही हिंदू धर्म में नव वर्ष माना जाता है, ठीक है। तो तमिल में उसको क्या बोलते हैं, पुथुंडू। तमिल में क्या बोलते हैं, पुथुंडू। और अगर हम बात करें कि ये तो तमिल में हो गया, पंजाब में इसको क्या बोलते हैं, तो बैसाखी। पंजाब में बैसाखी, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पंजाब में इसको बैसाखी बोलते हैं। जम्मू कश्मीर में बोलते हैं नवरेह, जम्मू कश्मीर में नवरेह। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में नवरेह। फिर तमिलनाडु में तो मैंने बता दिया पुथांडु। फिर केरल में बिशु, केरल में बिशु। ये भी आपको नोट कर लेना है, केरल में बिशु, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में इसको उगादी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में उगादी, उगादी, ठीक है। ये भी आपको नोट कर लेना है, आंध्र प्रदेश में उसको उगादी बोलते हैं। असम में इसको बिहू बोलते हैं, असम में इसको बिहू बोलते हैं। बिहू डांस आप लोग को पता ही होगा, विश्व का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य में से एक है बिहू। और महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, तो गुड़ी पड़वा बोलते हैं, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा बोलते हैं, गुड़ी पड़वा, ठीक है। और मिजोरम में भी इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिजोरम में इसको चपारकूट बोलते हैं, मिजोरम में चपारकूट, चपारकूट बोला जाता है। ये सारा फसल के कटाई का है, लेकिन हर स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना था और हर स्टेट में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो क्या है, हर स्टेट का अलग अलग नंबर्स का नाम है जिसे मनाया जाता है। अच्छा, तंजावुर में बृहदेश्वर, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा राज चोल। किसने करवाया था, राजा राज चोल ने। और राजा राज चोल का शासनकाल कब से कब तक था, तो 985 से 1014 ईस्वी तक, ठीक है। और इसका जो बाद में इनका जो उत्तराधिकारी बना वो कौन थे बने थे, राजेंद्र चोल। कौन बने थे, राजेंद्र चोल। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, तो सारा कॉपी पेन लेके बैठिए और सारा नोट कीजिए। अच्छा, दूसरे गोल में सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने, और एक व्यक्ति भारतीय ने लिया था, ये तो कांग्रेस की तरफ से लिए थे। और एक व्यक्ति और लिए थे, उनका क्या नाम था, तो बी आर अम्बेडकर। कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ये आप लोग को याद रख लेना है। और दूसरा हुआ कब था, तो 1932 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931। दूसरा 1900, सॉरी, दूसरा 1931, पहला 1930 और तीसरा 1932, ठीक है। तो तीनों लगातार हुआ था, 1930, 31, 32, ये आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बताऊंगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है उसका। और इनपुट डिवाइस का एग्जांपल्स कुछ दूंगा 4-5, और आउटपुट का कुछ एग्जांपल दूंगा, तो आप दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में नोट करके, इनपुट और आउटपुट दोनों का। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है जैसे हम कोई चीज़ को कंप्यूटर में निर्देशित करते हैं, कोई चीज़ जैसे कोई एंट्री डाले, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इनपुट हो गया, कि हम इनपुट वहाँ पे कर रहे हैं। और इनपुट का क्या होता है, एग्जांपल्स, तो एक जो कीबोर्ड हो गया, जैसे कीबोर्ड पर हम टाइप कर रहे हैं कि 2+2, तो अब क्या करें, कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं, कंप्यूटर को इन निर्देश दे रहे हैं हम, उसमें इनपुट मतलब उसके अंदर डाल रहे हैं, तो ये हो गया इनपुट। तो ये कीबोर्ड हो गया, तो इनपुट डिवाइस के आप पहले एग्जांपल्स लिख लीजिए, इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स, कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, लिख लीजिए, माउस हो गया, ये दो हो गया। और बताता हूँ मैं, स्कैनर हो गया आपका, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोफोन, आप कोई चीज़ पूछ रहे हैं, माइक्रोफोन से बोल के पूछ रहे हैं, तो क्या हो गया, माइक्रोफोन हो गया। वेबकैम हो गया, ठीक है, वेबकैम हो गया, आपको वेबकैम भी लिख लेना है, वेबकैम। फिर आपको टच स्क्रीन जो होता है, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वो भी क्या है, सारा इनपुट डिवाइस है। तो ये सारा इनपुट डिवाइस का था। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है वो बता रहा हूँ आपको। आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को द्वारा हम निर्देश दिए हैं और उससे जो रिजल्ट निकला, जो आउटपुट निकला, जो प्रोसेस्ड हो गया, प्रोसेस्ड होकर जो रिजल्ट आता है उसको आउटपुट बोलते हैं। तो आउटपुट डिवाइस में क्या क्या है, तो आउटपुट डिवाइस में मोनीटर है, ठीक है, मोनीटर पे दिखता है आउटपुट जो आपको आता है। फिर प्रिंटर है, प्रिंटर में क्या, कोई कोई चीज़ हम कोई फॉर्मूला डालें उसका क्या रिजल्ट आएगा, तो कहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो प्रिंटर से निकालेंगे, तो वो उसका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। फिर स्पीकर हो गया, ठीक है, स्पीकर पे हम लोग को रिप्लाई आता है। फिर हेडफोन हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्रोजेक्टर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई है।
अच्छा, शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा? तो सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 31 अगस्त 1956, 31 अगस्त 1956। अच्छा, ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली, ठीक है, फजल अली थे इसके अध्यक्ष। और एक भाषा के आधार पर जो पहला आयोग बनाया गया था वो 1948 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1948 में। और उसके अध्यक्ष थे धर आयोग, धर, ठीक है। उस आयोग का नाम धर आयोग था। और उनका जो उसका जो धर आयोग के जो वो सॉरी, धर आयोग के जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, वो केसी धर थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। और इसका कौन से थे? तो फजल अली, इनके कौन थे? फजल अली। और भाषा के आधार पर पहला बनने वाला स्टेट कौन था? ये भी आपको याद रख लेना है। भाषा के आधार पर पहला बनने वाला स्टेट आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और उस समय टोटल कितने स्टेट? 14 स्टेट, 14 स्टेट बने थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी, 6 यूनियन टेरिटरी। तो ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में भारत में खिलाफत लेकिन खिलाफत आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो तुर्की से स्टार्ट हुआ था। ये भी आपको याद रख लेना है, टर्की से। अच्छा, भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंगाल में हुई थी। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया? स्टील प्लांट का उद्घाटन 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा गया था। उस समय तीन तीन स्टील प्लांट का उद्घाटन उद्घाटन किया गया था। एक राउरकेला, एक भिलाई, एक दुर्गापुर। तो राउरकेला जो है, इसको उड़ीसा की मदद से किया, उड़ीसा में किया गया था। और किसकी मदद से किया गया था? तो राउरकेला को हम लोग जर्मनी की मदद से किया गया था। किसकी मदद से? तो जर्मनी। राउरकेला को जर्मनी की मदद से स्थापित किया गया था। फिर एक था भिलाई, ठीक है, भिलाई। भिलाई को किसकी मदद से किया गया था? तो भिलाई को किसकी मदद से किया गया था? तो रूस, उस समय का जो सोवियत संघ था, रसिया जो है ना, सोवियत संघ, पहले क्या इसको बोलते थे? सोवियत संघ। अब तो ये टूट के रूस हो गया है। और तीसरा क्या था? दुर्गापुर। ये कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। तीसरा क्या था? तो दुर्गापुर, दुर्गापुर। तो ये कहाँ था? तो बंगाल में। और इसके स्थापना कहाँ से गई गई थी? तो यूएसए की मदद से। किसकी मदद से? तो यूएसए की मदद से। तो ये सारा पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कौन सा, ये वाला बताया मैंने, सॉरी, ये वाला, हाँ। अच्छा, जमींदारी पर आधारित सत्यजीत रे की फिल्म कौन सी है? तो जलासर। और पहली भारतीय फिल्म तो राजा हरिश्चंद्र। पहली बोलती फिल्म तो आला मारा। ये सब आपको याद रख लेना है, ठीक है। भारतीय फिल्म के पितामह कहा जाता है सत्यजीत राय को, क्योंकि भारत में जो फिल्मों का जो चलन, जो फिल्म ने पहला फिल्म बनाए थे, वो सत्यजीत रे ही बनाए थे, ठीक है। नहीं, सॉरी, पहला फिल्म सत्यजीत रे ने बनाए थे, दादा साहब फाल्के लाए थे पहला फिल्म। हाँ, दादा साहब फाल्के। लेकिन जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की फिल्म जलसाघर है, जलसाघर। अच्छा, शेड्स ऑफ सेफ्रॉन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? सवा नकवी, सवा नकवी। ये बीजेपी के एक लीडर हैं, उन्होंने ही लिखा है। अच्छा, कपास का मुख्य रूप से उत्पादन किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। उसके अलावा कहाँ होता है? गुजरात में। और कपास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? तो काली मिट्टी। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी बोलते हैं इसको, काली मिट्टी। इसी को हम लोग और किस मिट्टी से नामते हैं? तो रेगुड़ मिट्टी, रेगुड़, रेगुड़। ये भी आपको याद रख लेना है, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। नहीं कीजिएगा आप अपना बाद में समझते रहिएगा। जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो मुंह फाड़ के देखते रहिएगा। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? न्यूरॉन जो हमारे माइंड का एक पार्ट है, ठीक है, न्यूरॉन। तो ये किसका? डेंड्राइट्स। अच्छा, 1913 में नोबेल प्राइज भारत किसके मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। लेकिन किस बुक के लिए मिला था, ये आपको पूछ सकता है इस बार, किस बुक के लिए मिला था? तो गीतांजलि, जिसको सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग कहते हैं, गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए जो 1910 में लिखा गया था, 1910 में लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1910 में लिखा था। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1910 में लिखा था, ये देखिए, गीतांजलि पुस्तक, ठीक है। और इनको मिला कब था? तो 1913 में। कब मिला था? तो 1913 में। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं? स्वपोषी। जो स्वयं भोजन बनाते हैं स्वपोषी। जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? परपोषी,
ठीक है, स्वयंपोषी और परपोषी। एक होता है मृतपोषी, जो मरे हुए जीवों को खाता पीता है, उसको मृतपोषी बोलते हैं। अच्छा, पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है? तो कर। कर है जो पूंजीगत आय का भाग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अभी मैंने बताया था कि उसमें 5 अस्थायी सदस्य जो शुरू से ही हैं अभी तक हैं, जिनको वीटो पावर मिला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र से भी रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बताया था ना, संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन अभी बताया था मैंने कि उसकी स्थापना 1945 में हुई है, 24 अक्टूबर 1945। तो इसे अगर आपने नोट किया होगा तो आपको पता होगा, नहीं किया होगा तो ठीक है, आपको पहले से ज़्यादा जानते होंगे। तो ये कौन कौन से है? तो चीन है, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्य भी 10 होते हैं। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? अस्थायी, अस्थायी 10। ठीक है। और ये 10 कौन कौन से होते हैं? नहीं, 10 तो होते ही हैं, हर साल अलग अलग चुनाव होता है, चुना जाता है, जिसका शासनकाल हर 2 साल पर चेंज होता है। ठीक है, तो हर 2 साल पर चेंज होता है अस्थायी सदस्यों का। भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा था? तो थुम्बा। कौन सा था? थुम्बा, जो तिरुवनंतपुरम में था, केरल में। पेट की दीवार को अम्लता से रक्षा कौन करता है? म्यूकस। पेट की जो दीवार को अम्लता, जो एसिडिटी होता है ना, उससे रक्षा कौन करता है? तो म्यूकस करता है। अच्छा, इसरो द्वारा 100वें ग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 12 जनवरी 2018 को। ये देखिए, अभी मैं इसरो से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। इसरो का सबसे पहले फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो मैं बता रहा हूँ आपको। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1963 को। 15 अगस्त 1963 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1963, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई भी थे। और अभी जो हैं, अभी जो इसके अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। कौन है? तो एस सोमनाथ है। और इसरो द्वारा कौन कौन से, तो मंगलयान, चंद्रयान, गगनयान, जितना भी है सब इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। इसरो के द्वारा उपयोग प्रयोग किया गया सब सारे रॉकेट है जो इसे लॉन्च किया गया है। अच्छा, कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर समझने वाला काम नहीं करता है। कि आप उसको बोलिएगा तो कुछ समझेगा, उसके बाद रिप्लाई का नहीं, जो आप मांगिएगा वो आप टाइप कीजिएगा, जो इनपुट कीजिएगा फिर उसी का वो आउटपुट देता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग इसमें नहीं होता है कंप्यूटर में, क्योंकि एक मशीन है। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 1793 मिल ली है। 1786 से 1793। और जो इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त किया था, बंदोबस्त जो लागू किया था, वो किया था उन्होंने मूलतः तीन, मुख्यतः जो है 3 स्टेट में किया था, बिहार, उड़ीसा और बंगाल में। बिहार, उड़ीसा और बंगाल में। अच्छा, सबसे ज़्यादा यूरेनियम भारत के किस राज्य में होता है? तो जादूगोड़ा, जो कहाँ है? झारखंड में है। चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो बेकिंग सोडा। चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए बेकिंग सोडा, NaHCO3। और खाने वाले सोडा का क्या होता है? तो NaHCO3, इसी को खाने वाला सोडा बोलते हैं। इसी को बोलते हैं खाने वाला सोडा। ठीक है, खाने वाला सोडा बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा को। और एक होता है धावन सोडा, धोने वाला सोडा। ठीक है, धोने वाला सोडा, तो उसका क्या होता है? Na2CO3। फिर से मैं लिख देता हूँ, Na2CO3। ये क्या होता है? धोने वाला सोडा। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ये सारा अगर आपको क्वेश्चंस मैंने जितने भी बताया हूँ, इससे बहुत सारा आपको पॉइंट्स में मिला होगा। अगर आपने नोट किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो ठीक है। अगर आपको सही लगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जो NTPC की तैयारी कर रहे हैं आपके भाई दोस्त जो भी है, शेयर शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छा से अच्छा आप लोग को कंटेंट लाऊँ और दूँ। थैंक यू।